हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में मैंने आप सबको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस करवाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज भी मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आप लोगों को पता है कि सीटेट का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, एग्जाम फॉर्म की विंडो दोबारा ओपन हुई है, तो आप लोगों को प्रिपरेशन करने का और भी टाइम मिल गया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी और आपकी रिविजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, जिससे कि आप अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो इसलिए हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, आगे के और क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। तो पूरे क्वेश्चंस करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे कैसे हैं? ऑप्शन ए, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, कि जो नॉलेज को एक्टिवली वो क्या करते हैं, नॉलेज को खुद क्रिएट करते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन टू, लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, या फिर सीखते हैं दूसरे लोगों को ऑब्जर्व कर करके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं। ऑप्शन थ्री, कैन बी कंडीशन टू बिहेव इन पर्टिकुलर वेज बाय केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस, या फिर उनको कंडीशन किया जा सकता है कि भाई जैसे हमने बोला है उसी पर्टिकुलर वे में तुम लोगों को रिस्पॉन्स करना है, जैसे स्टिमुलस दिया जाए वैसे ही तुम्हें रिस्पॉन्स करना है, ऐसा कंडीशन किया जा सकता है बच्चों को। या फिर कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, या फिर उनको सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है कि उन्हें बिहेव करना है और जो सीखना है वो स्पेसिफिक मैनर में करना है, उन्हें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का प्रिंसिपल बताने के बाद। तो जीन पियाजे का कहना ये था कि जो बच्चे हैं वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, कि अपने वर्ल्ड को वो खुद एक्सप्लोर करें, जिससे कि नॉलेज को इजीली वो कंस्ट्रक्ट कर सकें। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे कहते थे कि बच्चे जो है अपनी नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करें, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अब हम हिंदी में देखते हैं जीन पियाजे के अनुसार बच्चे। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे हैं? ऑप्शन ए, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन बी, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं। ऑप्शन 3, बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिय संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। या ऑप्शन 4, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। तो हम इसमें प्रक्षेणात्मक अध्ययन का तो यूज करेंगे नहीं, ऐसा तो जीन पियाजे ने बोला नहीं था, और उन्हें किसी भी एक तरीके से बच्चे को नियंत्रण नहीं किया जाना चाहिए। अनुबंधित कि मतलब उन्हें जैसे हम बोले उसी तरीके से उन्हें व्यवहार करना है, ऐसा भी नियंत्रण नहीं किया जाना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बच्चों को दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन 1 में बोला हुआ है कि बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से एक्टिवली संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, there are 32 there are individual variations in the rate of motor development yet the sequence of motor development is from dash to dash। जो बच्चों की मोटर डेवलपमेंट में डिफरेंट मतलब वेरिएशंस होते हैं, सारे बच्चे सिमिलर नहीं होते, सबको पता है। तो जो सीक्वेंस होता है मोटर डेवलपमेंट का वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? सिफेलोकॉर्डल से सिफेलोकॉर्डल टू प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रॉक्सिमल डिस्टल टू सिफेलोकॉर्डल, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट, या फाइन मोटर डेवलपमेंट टू ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। तो जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या करते हैं बच्चे, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है कि बच्चे पहले अपने पूरी बॉडी का यूज करना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे वो फाइन मोटर स्किल्स का यूज करते हैं। जैसे कि पहले बच्चे क्या करेंगे कि पूरा बॉल को फेंकना स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके वो पेंसिल को मतलब फाइन मोटर स्किल्स को यूज करेंगे, पेंसिल को ग्रास्प करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके वो उनकी डेवलपमेंट होती है। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है चिल्ड्रन में। हिंदी में देख लेते हैं। चालक विकास के दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। शीर्षगामी से अधोगामी तक, अधोगामी से शीर्षगामी तक, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक, या परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास से अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। तो चालक विकास का क्रम क्या होता है? स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। तो इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास की तरफ बच्चों का विकास होता है। चालक विकास का क्रम ये है।
क्वेश्चन 33, द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज। उस पीरियड का नाम बताना है जो ट्रांजिशन मतलब एडल्टहुड तक लेके जाता है। एडल्टहुड का मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है एडल्टहुड? ऑप्शन 1 एडोलेसेंस, ऑप्शन बी मिडिल चाइल्डहुड, ऑप्शन सी प्री ऑपरेशनल पीरियड या ऑप्शन डी एंड चाइल्डहुड। तो एडल्टहुड कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले हमारा एडोलेसेंस आता है, किशोर अवस्था आती है, उसके बाद ही एडल्टहुड आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं। तो वयस्क होने से पहले कौन सी आती है? किशोर अवस्था आती है, मध्य बालावस्था आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवधि आती है या बाल्यावस्था की समाप्ति आती है। तो पहले क्या आता है? वयस्कता से पहले आती है किशोर अवस्था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 34, अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट Heinz should not steal the drug, medicine that can save his wife, because he will be caught and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral development does the child fall under? एक बच्चा है, उसने आर्ग्यू किया कि जो हाइंस था उसको ड्रग को चोरी नहीं करना चाहिए था, कि वो जो ड्रग थी उससे उसकी वाइफ की जान बच सकती थी, क्योंकि जिससे कि उसने चोरी करी है तो उसको जेल भेजा जाना चाहिए। तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग ये जो मोरल अंडरस्टैंडिंग है ये किस स्टेज पे फॉल करता है, किस स्टेज के अंडर आता है ये? द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन या फिर द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो ये किस में आता है? ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन में ये आता है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। एक बच्चा तर्क देता है कि हैंस को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम निर्वाहक अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो ये किसके अनुसार, कोहलबर्ग के अनुसार कौन से नैतिक समझ के अंतर्गत आता है? ये दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास के अंदर ये आता है। क्वेश्चन नंबर 35, लेव वाइगोत्स्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्व्स एज। जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो कहता है कि जो बच्चे हैं वो वर्बल डायलॉग खुद अपने साथ ही बातें करते हैं, तो लेव वाइगोत्स्की उसको क्या कहते हैं, ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? इकोसेंट्रिक स्पीच बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड स्पीच बोलते हैं या प्रॉब्लमेटिक स्पीच बोलते हैं? तो इकोसेंट्रिक स्पीच तो नहीं बोलते, डिस्टॉर्टेड स्पीच भी हमने नहीं पढ़ा, प्रॉब्लमेटिक स्पीच भी नहीं पढ़ा, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? अहम केंद्रित वाणी, निजीगत वाणी, शांत वाणी या समस्यात्मक वाणी? तो क्या कहते हैं लेव वाइगोत्स्की ऐसे बच्चों को जो बच्चे अपने आप से बातें करते हैं उसे बोलते हैं निजीगत वाणी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 36, एसोसिएशन टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउसहोल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। टॉयज या फिर जो क्लॉथिंग के जो आर्टिकल्स होते हैं, घर के सामान होते हैं, घर के कपड़े होते हैं, और जॉब जो होती है या फिर किसी का कलर, कोई मेल हो या फीमेल हो, ये किसी चीज का डिमॉन्स्ट्रेशन है, किसी चीज को दर्शाता है ये। इवॉल्व जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर थ्योरी या जेंडर रिलेवेंस। तो ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। जो लोग सोचते हैं कि ये जो गर्ल है, गर्ल सिर्फ इसी टॉय से खेल सकती है, या फिर बॉय सिर्फ इसी टॉय से खेल सकते हैं, फिर गर्ल्स को हाउस होल्ड चोर्स करने चाहिए, जेंट्स को हाउस होल्ड चोर्स नहीं करने चाहिए, या लेडीज ये ऑक्यूपेशन में नहीं जा सकती है, या बॉयज इस ऑक्यूपेशन में नहीं जा सकते हैं। तो सारे किस्म जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में आते हैं सब। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लिंग पहनावे की वस्तुएं, खेल सामग्री, व्यवहारों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत या जेंडर प्रासंगिकता? तो इसको बोला जाता है जेंडर रूढ़िवादिता। ये है जेंडर रूढ़िवादिता, जो कि बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। क्वेश्चन 37, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। जो एलिमेंट्री क्लासरूम होता है उसमें जरूरी होता है कि जो बच्चे के एक्सपीरियंस होते हैं, जो चाइल्ड अपने साथ घर से लेके आता है, तो क्या करना चाहिए उस एक्सपीरियंस को एज अ टीचर? डिनाई करना चाहिए, नेग्लेक्ट करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए या फिर बिल्ड ऑन करना चाहिए? हमें डिनाई तो करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी स्टूडेंट को, नेग्लेक्ट करना भी गलत है और इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? उन्हें बिल्ड ऑन कराना चाहिए। कुछ अच्छे एक्सपीरियंस है तो हमें उनसे बच्चों को सिखाना चाहिए कि तुम और कुछ अच्छा कर सकते हो।
एक प्राथमिक कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपने साथ जो अनुभव लेकर आते हैं उन्हें क्या किया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उपेक्षा की जाए, नेग्लेक्ट किया जाए, नहीं, अनदेखा किया जाए, इग्नोर किया जाए, नहीं, उन अनुभवों को आगे के सीखने का आधार बनाया जाए। ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे खुद से सीखें, अपने अनुभवों से सीखें। क्वेश्चन 38, अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए, मैक्सिमाइज कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, बहुत ज्यादा करना चाहिए, मतलब मैक्सिमाइज करना चाहिए। प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स, जो कुछ किसी कल्चर के स्टूडेंट को ज्यादा प्रमोट करना। इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स, जो बच्चा का जो कल्चरल डिफरेंस है और जो बच्चे डिफरेंट होते हैं उनको इग्नोर करना। या कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम, या फिर उनसे बताना बच्चों को कि वो जो टीचर है, जितने भी कल्चर्स हैं उन सब के, क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उनके जितने भी जो भी कल्चर है उन सबकी टीचर वैल्यू करती है। तो क्या करना चाहिए टीचर को कम्युनिकेट करना चाहिए कि वो रिस्पेक्ट करती है, वैल्यू करती है ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हिंदी में देख लेते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, विद्यार्थियों के बीच अधिकतम तुलना करे, नहीं, तुलना नहीं की जानी चाहिए, कुछ विशेष संस्कृतियों से संबंधित विद्यार्थियों को बढ़ावा दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सारे ही बच्चे एक टीचर के लिए बराबर होते हैं। सांस्कृतिक भिन्नता और विविधता को अनदेखा करें, अनदेखा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग संस्कृति से आते हैं और सब बच्चों के पास अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो सारे बच्चे सेम नहीं हो सकते, इसलिए टीचर को उन चीजों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह व्यक्त करें कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान और मूल्य समझती है। सही बात है, शिक्षक को यही चाहिए कि वो कक्षा में जिस तरह के भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी जो भी कल्चर है उस सबका क्या चाहिए, सम्मान करना चाहिए और मूल्य समझना चाहिए, उनकी वैल्यू करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Question 39. Which of the following constructs does Right to Education Act 2009 advocate? जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 था उसमें क्या बताया है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या कंस्ट्रक्ट किया है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, सेग्रीगेशन या फिर मेन स्ट्रीमिंग। तो उसमें क्या किया गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में इंक्लूसिव एजुकेशन की सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, किसी भी बच्चे को अलग से ना पढ़ाया जाए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए क्योंकि सारे के सारे बच्चे सेम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस अवधारणा का समर्थन करता है, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण तो करना ही नहीं चाहिए, मुख्य धारा में लाना नहीं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें समावेशी शिक्षा को प्रमोट करना चाहिए। Question 40. Dash is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system. ये कौन सी फिलोसफी है जिसमें कि कहा जाता है कि जितने भी सारे बच्चे हैं उनको अधिकार है कि इक्वल एजुकेशन मिले, वो भी रेगुलर स्कूल सिस्टम में, इंक्लूजन में, मेन स्ट्रीमिंग में, स्पेशल एजुकेशन में या मल्टीकल्चरल एजुकेशन में। तो ये किस में होना चाहिए, इंक्लूजन में, कि सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए। हिंदी में देख लेते हैं। डैश वह दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऐसा कौन सा दर्शन है, समावेशन ऐसा दर्शन है जिसमें कि सभी बच्चों को क्या है, रेगुलर स्कूल में समान एजुकेशन मिले, उसका प्राप्त करने का स्टूडेंट्स को क्या है, अधिकार है, किसके अकॉर्डिंग, समावेशन के अकॉर्डिंग। Question 41. Which of the following represents the correct matching of children in column A with their primary characteristics in column B? तो हमें क्या करना है, मैच करना है, गिफ्टेड, लर्निंग डिसेबल्ड, क्रिएटिव या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको ADHD भी बोले जाते हैं। तो इसमें कॉलम बी में दिया हुआ लैक रीडिंग फ्लुएंसी, कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशंस, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो गिफ्टेड होते हैं, गिफ्टेड क्या करते हैं, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली। जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो जल्दी से क्विकली कुछ भी लर्न कर लेते हैं। लर्निंग डिसेबल्ड, जो लर्निंग डिसेबल्ड है वो उनके पास मतलब वो सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, सही से समझ नहीं पाएंगे, तो ये हो गया लैक रीडिंग इन्फ्लुएंसी। क्रिएटिव, क्रिएटिव बच्चे कैसे होते हैं, कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशंस, कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसके बारे में वो बच्चे सोच सकते हैं। और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो होते हैं उनको क्या, उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सके। तो ये हो गया 4। तो ऐसा किस में आंसर है, फर्स्ट का डी,
सेकंड का ए, थर्ड का बी एंड फोर्थ का सी। तो ऐसा हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में DABC। तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा 41 का बी। अब हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। कॉलम ए, कॉलम बी। प्रतिभाशाली, अधिगम्य अक्षम, सृजनात्मक या ध्यान अभाव, अति सक्रियता, विकार। पढ़ने में प्रवाह की कमी, मौलिक मूल समाधान सोचने की क्षमता, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति या शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनके पास शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता होती है। तो ये तो हो गया पहला आंसर। अधिगम्य अक्षम, तो जो अधिगम्य अक्षम होते हैं उनमें क्या होता है, पढ़ने में प्रवाह की कमी होती है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। सृजनात्मक, सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, मूल समाधान सोचने की क्षमता होती है। तो ये हो गया आंसर नंबर 3। और ध्यान अभाव, अति सक्रियता या विकार, मतलब जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में, उनके पास आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, DABC। क्वेश्चन 42, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे जो है इफेक्टिवली कब लर्न कर पाते हैं। द टीचर फुली कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, तो जो टीचर है वो सब चीज को अपने कंट्रोल में रखती है, जो भी क्लास में चल रहा है इन बच्चों को भी इंक्लूड करके सब कुछ कंट्रोल में रखती है जो टीचर, तब बच्चे अच्छे से इफेक्टिवली लर्न कर पाते हैं। या दे मेमोराइज फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, या फिर जो टेक्स्ट बुक में जो भी फैक्ट्स दिए उन्हें वो याद कर लें, उससे बच्चे अच्छे से इफेक्टिवली लर्न कर पाते हैं। या दे कॉपी आंसर्स रिटन बाय द टीचर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, या जो टीचर ब्लैक बोर्ड पर जो भी आंसर लिख रही है बच्चे अच्छे से कॉपी कर लें, उससे बच्चे अच्छे से कर सकते हैं। या दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क, या जब बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज और टास्क में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें तब बच्चे अच्छे से लर्न कर पाते हैं। तो हमें पता है बच्चे पहली बार टीचर को फुली कंट्रोल नहीं करना चाहिए और मेमोराइजेशन या रट्टाबाजी नहीं करनी चाहिए। कॉपी करने से भी बच्चे अच्छे से इफेक्टिवली लर्न नहीं कर पाएंगे, जब तक वो खुद कुछ नहीं करेंगे तब तक वो नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें क्या करना चाहिए, बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हिंदी में देखते हैं, बच्चे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं। ऑप्शन ए, जब शिक्षक कक्षा में होने वाली हर गतिविधि बच्चों को पूरी तरह नियंत्रित करता है। नहीं, शिक्षक को बच्चों को नियंत्रित नहीं करना चाहिए पूरी तरीके से। जब वे पाठ्यपुस्तक में दिए हुए तथ्यों को याद करते हैं, याद करने से भी बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते नहीं हैं। जब वे शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए उत्तरों को नकल करते हैं, सिर्फ नकल करने से भी बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीख पाते, बल्कि जब वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तभी बच्चे प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं। क्वेश्चन 43, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास, बच्चों को क्लास में क्या करना चाहिए। बी एनकरेज टू आस्क, बी डिस्करेज टू आस्क, नॉट बी अलाउड टू आस्क, या बी स्टॉप फ्रॉम आस्किंग। बच्चों को पूछने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज करना चाहिए या एनकरेज नहीं करना चाहिए, या फिर उन्हें अलाउ ही नहीं होना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पहली बात, उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को, कभी भी टीचर को उन्हें अलाउ नहीं, आस्क करने, क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ नहीं किया, ये भी गलत बात है टीचर की। और बच्चे को हम स्टॉप भी नहीं कर सकती, क्वेश्चन मत पूछो, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, एज अ टीचर चिल्ड्रन को एनकरेज करना चाहिए कि क्वेश्चंस पूछो। तो टीचर को हमेशा एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हिंदी में, कक्षा में बच्चों को डैश प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, एक्चुअली इसमें पूछने के लिए डैश किया जाना चाहिए, होना चाहिए, गलत हो गया, डैश किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रश्न पूछने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, या प्रश्न पूछने से रोका जाना चाहिए। हमें बच्चों को रोकना भी नहीं चाहिए प्रश्न पूछने से, ऐसा भी नहीं है बच्चों को बोल दो कि उन्हें अनुमति ना ही दो कि क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। हतोत्साहित भी नहीं किया जाना चाहिए, बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। Question 44. Which of the following is not a key process through which meaningful learning occurs? इनमें से कौन सा की प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू मीनिंगफुल लर्निंग होती है। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन। तो इनमें से क्या नहीं है, की प्रोसेस नहीं है। रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, हम किसी चीज को रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हम अच्छी लर्निंग होती है, तो ये तो ऑप्शन सही है। इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, अगर हम सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मीनिंगफुल लर्निंग होगी।
एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, जब हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो भी मीनिंगफुल लर्निंग होगी। लेकिन मेमोराइजेशन एंड रिकॉल करने से कभी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती है, इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है। अब हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सार्थक अधिगम होने की मुख्य प्रक्रिया नहीं है? स्मरण एवं पुनः स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देशन एवं मार्गदर्शन, अन्वेषण एवं अंतःक्रिया। तो अन्वेषण एवं अंतःक्रिया करने से भी अधिगम अच्छा होता है। निर्देशन और मार्गदर्शन, अच्छे मार्गदर्शन में अच्छी तरीके से अधिगम होता है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, हम जब किसी चीज का बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो वो चीज हमें ज्यादा टाइम तक के लिए याद रहती है। स्मरण एवं पुनः स्मरण, ऐसे स्मरण एवं पुनः स्मरण से सार्थक अधिगम नहीं होता है। तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसलिए इसी से ही अधिगम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Question 45. When teachers have positive beliefs about students and their abilities, the students. जब टीचर क्या होता है, टीचर को स्टूडेंट्स पर उनकी एबिलिटीज पे पॉजिटिव बिलीफ होता है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, कि बच्चे क्या होते हैं, उत्सुक रहते हैं, हमेशा ईगर रहते हैं और लर्न करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग इन एफर्ट्स टू लर्न, या रिलैक्स हो जाते हैं और याद करने के कोई भी एफर्ट्स पे, मतलब किसी भी चीज पे एफर्ट्स करना बंद कर देते हैं। बिकम डिमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस्ड, या डिमोटिवेट हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, या फिर उन्हें किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या है इसका आंसर? जब टीचर के पॉजिटिव बिलीव्स है तो वो क्या होता है, वो ईगर होते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं लर्न के। ऐसा तो नहीं है जब टीचर के स्टूडेंट पर भरोसा है तो बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे और एफर्ट से पुट करना बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। डिमोटिवेटेड भी नहीं होंगे और कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या होगा, बच्चे और उत्सुक होते हैं जब टीचर दिखाता है कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम्हारी एबिलिटीज पे भरोसा है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अब हिंदी में देखते हैं, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं? सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, प्रयास करना बंद नहीं करते हैं। का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। जब टीचर का, शिक्षक का सकारात्मक विश्वास है तो उत्साह भंग नहीं होना चाहिए, वो दबाव में भी नहीं आते हैं या किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते, ऐसा भी नहीं होता है, बल्कि वो सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 46, चिल्ड्रंस एरर्स, जो बच्चों के एरर्स होते हैं, बच्चों की जो गलतियां होती हैं, रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, वो दिखाते हैं कि बच्चे कितने केयरलेस हैं। ऑप्शन बी, शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस, या फिर उनको तुरंत ही करेक्ट करा जाना चाहिए, उनसे बोल के कि बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस करो। या आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिवन इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग, या फिर ये लर्निंग का पार्ट होता है। बच्चे गलती करते हैं क्योंकि वो लर्निंग करते हैं तभी गलती होती है, जो बच्चा लर्निंग करेगा ही नहीं तो उसका गलती होने के भी चांसेस नहीं है। आर इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो क्या होता है, या बच्चे की जो गलतियां होती है वो क्या होती है, लर्निंग का पार्ट होती है और उनको एक इंसाइट देती है उनकी थिंकिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब हिंदी में देख लेते हैं, बच्चों की गलतियां प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। ऐसा नहीं होता, बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि बच्चे गलती करते ही सीखते हैं और ये गलतियां करना एक लर्निंग का एक पार्ट होता है। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, तो यही इसका सही उत्तर है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, ऐसा भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। क्वेश्चन 47, असेसमेंट, असेसमेंट कैसा होना चाहिए? शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी, असेसमेंट को सेपरेट एक्टिविटी मान लेना चाहिए। शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर वही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होना चाहिए। शुड बी डन ओनली इन टर्म ऑफ मार्क्स, या सिर्फ जो असेसमेंट होता है सिर्फ मार्क्स के टर्म्स पे होना चाहिए कि कितने मार्क्स आए हैं। या फिर शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, या फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क पे बेस होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए वो असेसमेंट, क्या होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए। हिंदी में देख लेते हैं, मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लिया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, नहीं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर आधारित होना चाहिए, नहीं। एक अलग गतिविधि के रूप में लिया जाना चाहिए, नहीं, बल्कि ये क्या है, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 48,
इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो लर्निंग कैसी होती है? लर्निंग एक्टिव होती है और सोशल होती है इन इट्स कैरेक्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। हिंदी में देख लेते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है उसके अकॉर्डिंग अधिगम क्या है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, या अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 49, व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट? ये प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल आएगा? स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल feel that they are not good enough and feel demotivated, then they are then likely to give up easily without trying or persisting in doing task। जो स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और वो फील होता है कि मैं हूँ नहीं, अच्छा नहीं हूँ मैं, और डिमोटिवेटेड फील करते हैं और जो चाहते हैं कि जल्दी से गिव अप कर दो बिना ट्राई किए और दोबारा से वो टास्क नहीं करना चाहते, तो ये कौन सा प्रिंसिपल इसमें हाईलाइट होता है? कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट रिलेटेड, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट सेपरेबल, या हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट रिलेटेड। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल है कि जो कॉग्निशन होता है और इमोशंस सेपरेबल नहीं होते हैं? हिंदी में देख लेते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। यह किस सिद्धांत को रेखांकित करता है? कि संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता और पर्यावरण अलग नहीं है, या आनुवंशिकता और पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा विकास सिद्धांत बताया है कि संज्ञान और संवेग अलग नहीं होते, ये दोनों इंटररिलेटेड होते हैं। Question 50. A teacher can encourage children to become effective problem solvers by, जो टीचर है वो चिल्ड्रन को कैसे एनकरेज कर सकता है ताकि वो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाए? राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस टू ऑल द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक, हाँ, तो क्वेश्चन था जो टीचर है वो चिल्ड्रन को कैसे एनकरेज कर सकता है कि वो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बने? राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस टू ऑल द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक, कि जितने भी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में दिए हुए उनके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस को लिख देना। गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आंसर सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, या फिर उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देना कि वो सिमिलर काइंड के क्वेश्चंस को जो टेक्स्ट बुक में है उनको आंसर कर सके। एम्फसाइजिंग ऑन रोड मेमोराइजेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, या फिर बच्चों को बढ़ावा दे कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है टेक्स्ट बुक में उसको सिर्फ रोड मेमोराइजेशन, सिर्फ रट्टा मार लो। या ऑप्शन डी, encouraging children to make intuitive guesses and to look at multiple solutions to the problem, फिर बच्चों को चिल्ड्रन को इंकरेज करना है कि वो गेस करें और इस क्वेश्चन के मल्टीपल सॉल्यूशंस को ढूंढे। तो क्या करना चाहिए? अगर टीचर ही सारे आंसर्स लिख देगा, सॉल्यूशन लिख देगा, तो बच्चा क्या करेगा? ये तो नहीं होना चाहिए। और उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं देनी चाहिए ऐसे करके, ताकि मतलब फिर तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वो फिर बैठे रहेंगे। एम्फसाइजिंग रोड मेमोराइजेशन भी नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। अब हिंदी में देख लेते हैं। शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकता है? तो शिक्षक है वो बच्चों को समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? पाठ्य पुस्तक में से सभी प्रश्नों के व्यवस्थित समाधान लिखकर। अगर टीचर ही, शिक्षक ही सारे प्रश्न के समाधान उत्तर लिख देगा तो बच्चे का कुछ नहीं हो पाएगा, बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करें। नहीं। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर बल देना। नहीं। कंठस्थीकरण मतलब रोड मेमोराइजेशन मतलब कि रट्टा मारने पर बल देना। नहीं, रट्टा नहीं करवाना चाहिए। या बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। हाँ, बच्चों को बोलना चाहिए कि अनुमान लगाइए और एक ही क्वेश्चंस के बहुविकल्पों पे जाइए, एक ही क्वेश्चंस के मल्टीपल सॉल्यूशंस को खोजने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 51, यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन एन एग्जांपल ऑफ। उस मेथड का बताना है जहां पर बच्चे के खुद के इनिशिएटिव और एफर्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं। किसमें इन्वॉल्व होते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, डिडक्टिव मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। तो किसमें होते हैं वो? लर्नर सेंटर्ड मेथड में होते हैं, जिसमें कि बच्चा सेंटर में होता है। जो काम करना होता है बच्चों को करना होता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? बच्चे ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जिन विधियों के प्रयोग में विद्यार्थी की अपनी पहल व प्रयास शामिल है, वह किसका उदाहरण है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, निगमनात्मक बुद्धि विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि या पारंपरिक विधि। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि यही उदाहरण है कि बच्चे अपनी पहल से और प्रयास से खुद ही सीखने की कोशिश करें। तो फिर जो भी सिखाया जा रहा है बच्चों को, बच्चों की जितने बच्चों का बैकग्राउंड देख के सब कुछ, मतलब बच्चों को देख के कि बच्चे किस तरीके से अच्छे से सीख पाएंगे, बच्चों को उसी तरीके से समझाना। क्वेश्चन 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंटेलिजेंस के लिए सही है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली। इंटेलिजेंस एबिलिटी होती है कि कन्वर्जेंटली सोच सके। इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। या फिर जो इंटेलिजेंस होता है वो परमानेंट चेंज होता है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस में चेंजेस आते हैं। या इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट that involves mental activities such as memory and reasoning। या फिर इंटेलिजेंस जो है हेरिडिटरी होती है, वंशानुगत होती है, जो कि पेरेंट से आती है, जिसके अंदर मेंटल एक्टिविटी जैसे कि मेमोरी और रीजनिंग आता है। या फिर इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल होते हैं, इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। या फिर जो इंटेलिजेंस होती है मल्टी डायमेंशनल होती है, जिसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज इन्वॉल्व होती हैं और जिसको पूरी तरीके से इंटेलिजेंस टेस्ट से भी मेजर नहीं किया जा सकता। तो क्या होती है? इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल होती है, इसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं जिसको इंटेलिजेंस टेस्ट से मेजर नहीं किया जा सकता है। अब हिंदी में देख लेते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है। नहीं। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा निर्धारित किया जा सकता है। नहीं, नापा जा सकता। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। नहीं, बल्कि बुद्धि क्या है? बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों द्वारा पूर्ण रूप से प्रमेय मापे जाने योग्य न होने वाली कई योग्यताएं शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बुद्धि के बारे में ये कथन ही सही दिया हुआ है। क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी? तो इनमें से प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी कहाँ है सबसे ज्यादा? सबसे पहले बच्चा सोशलाइज कहाँ से होता है? ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी मीडिया। तो बच्चा सबसे पहले कहाँ सोशलाइज होता है? फैमिली में, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो फैमिली से ही सब कुछ सीखता है, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, जो भी है बोलने का तरीका, सब कुछ का सीखता है फैमिली से सीखता है। तो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी कौन सी होती है? फैमिली होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? परिवार, विद्यालय, सरकार या मीडिया? तो सामाजिकरण, वो भी प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम कौन सा है? परिवार है। आप मुझे सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी बताएंगे कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 54, द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज दैट? जीन पियाजे थ्योरी का मेन प्रोपोजिशन क्या था? मेन सिद्धांत क्या था? सॉरी, मेन प्रस्ताव क्या था? सिद्धांत नहीं, प्रस्ताव क्या था? चिल्ड्रन थिंकिंग इज इंफीरियर टू एडल्ट। जो चिल्ड्रन की बच्चों की थिंकिंग होती है वो एडल्ट से कम होती है। चिल्ड्रन थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट। ये जो चिल्ड्रन की थिंकिंग होती है वो एडल्ट से सुपीरियर होती है, ज्यादा होती है। या चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। या फिर जो चिल्ड्रन की थिंकिंग होती है वो क्वांटिटेटिवली डिफरेंट होती है एडल्ट से। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। या फिर जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है एडल्ट से। तो ना तो चिल्ड्रन थिंकिंग इंफीरियर होती, ना ही सुपीरियर होती, ना ही क्वांटिटेटिवली, बल्कि होती क्वालिटेटिवली होती है, क्योंकि बच्चे अपनी तरीके से सोचते हैं, एडल्ट्स अपनी तरीके से सोचते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। नहीं। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। नहीं। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। ये भी नहीं, बल्कि जो बच्चों की सोच है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। दोनों के गुण अलग होते हैं, दोनों की सोचने का तरीका अलग होता है। क्वेश्चन 55, जेंडर इज अ, ये एन, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, साइकोलॉजिकल एंटिटी, सोशल कंस्ट्रक्ट या इकोनॉमिकल कंसेप्ट? तो जेंडर क्या होता है? जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। जेंडर एक जैविक निर्धारक है,
मनोवैज्ञानिक सत्ता है, सामाजिक संरचना है या आर्थिक अवधारणा है। तो जेंडर क्या होता है? जेंडर एक सामाजिक संरचना होती है जो कि हमारा समाज बनाता है। जेंडर कि ये जेंडर समाज बनाने का मतलब ये है कि ऐसे बोलना कि जो मेल जेंडर है वो इसी पर्टिकुलर काम को कर पाएगा, या वो घर के काम नहीं करेगा, या सिर्फ वो जॉब करने जाएगा। और ये सोचना कि जो फीमेल्स हैं वो घर पे ही रहेंगी, घर का ही काम करेंगी। तो ये सब हमारे सोसाइटी ने बनाया है। क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से डेवलपमेंट के डोमेन्स को कौन सा करेक्टली आइडेंटिफाई करता है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ, फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, या सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी या सेल्फ। तो कौन सा है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ये क्या है? हमारे डोमेन्स है किसके? डेवलपमेंट के। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व। तो इसमें क्या आएगा? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, यही इसका करेक्ट आंसर है। Question 57. Which of the following statements regarding children and their learning is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है चिल्ड्रन और उनकी लर्निंग के बारे में जो कि सही है? All children are naturally motivated to learn and are capable of learning. जितने भी बच्चे होते हैं वो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं लर्न करने के लिए और कैपेबल होते हैं लर्निंग के लिए। Children's motivation to learn and their capability to learn is predetermined by heredity only. या जो बच्चों का लर्न करने के लिए मोटिवेशन होता है या फिर जो उनकी लर्न करने की कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो पहले से डिटरमाइन हो जाती है उनके हेरिडिटी के द्वारा। ऑप्शन 3, चिल्ड्रन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस एंड लिमिट्स देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेबिलिटी। या फिर जो बच्चों का इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड है वो डिटरमाइन करता है कि तुम कितना सीख पाओगे, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या रहेगी, ऐसा। या फिर चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। या फिर बच्चों को रिवॉर्ड देने चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि वो लर्निंग करने के लिए मोटिवेटेड रहे। तो क्या होना चाहिए? जितने भी बच्चे होते हैं वो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं लर्न करने के लिए और कैपेबल होते हैं, क्योंकि हेरिडिटी के द्वारा बच्चों की मोटिवेटेड रहने की, लर्न करने की मोटिवेशन की और लर्न करने की कैपेसिटी को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। या फिर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी बच्चों की कैपेबिलिटी को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। या फिर बच्चों को पनिश भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि वो लर्निंग करने के लिए मोटिवेटेड रहे। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा कि ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। अब हिंदी में देख लेते हैं, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चों की अधिगम क्षमता उनकी आनुवंशिकता द्वारा पहले से ही निर्धारित होती है। बच्चों की सामाजिक क्षमता पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को सीमित एवं अवरुद्ध करती है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है, तो बच्चों को दंडित नहीं करना होता। और जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होती है उसका भी बच्चों की लर्निंग से कोई लेना देना नहीं होता है, या जो बच्चों की आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होती है, बल्कि बच्चे जो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, सभी के सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 58, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसमें चिल्ड्रन को कैसे देखा जाता है? एज मिनिएचर एडल्ट्स, एज पैसिव इमिटेटर्स, एज एक्टिव एक्सप्लोरर्स या एज ब्लैंक स्लेट्स। तो कैसे देखा जाता है बच्चों को प्रोग्रेसिव एजुकेशन में? एज एक्टिव एक्सप्लोरर, की वो सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो बच्चे होते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में नहीं, मूक पर्यवेक्षकों के रूप में नहीं, पैसिव तो बच्चों को नहीं होना चाहिए, मूक पर्यवेक्षक नहीं होना चाहिए, खाली स्लेटों के रूप में भी नहीं देखा जाता है, बल्कि कैसा देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। क्योंकि यहाँ प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है तो बच्चों को बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा सक्रिय होना जरूरी है, सक्रिय ही बच्चे होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 59, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग कैसी है? एक सोशल एक्टिविटी है, एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, एक पैसिव एक्टिविटी है या फिर एक कंडीशन एक्टिविटी है। तो लर्निंग कैसी है लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग? लर्निंग क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। हिंदी में देख लेते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है। तो कैसी अधिगम कैसी गतिविधि है? एक सामाजिक गतिविधि है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज
करेक्ट। क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में चाइल्ड के क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखने को मिलते हैं? सर्कुलर रिएक्शंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डेफर्ड इमिटेशन या इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो वहां पर क्या देखा जाता है? बच्चों का इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट देखी जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है उसमें बच्चे कैसे होते हैं, कैसे करते हैं? लक्षण निर्देशित व्यवहार करते हैं, विलंबित अनुकरण करते हैं, विचारों के अनुत्क्रमणित करते हैं, वर्तुल प्रतिक्रिया करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे? विचारों की अनुत्क्रमणीयता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। बाय द वे ये ऐसा होना चाहिए 1 2 3 4। इसमें तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होगा और इसमें क्या होगा? विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो आपके मैंने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं सीडीपी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और फिर भी इन क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हुआ या फिर लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज की क्लास में जो मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं आप मुझे बताना कॉमेंट बॉक्स में कि उनमें से आपको कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। और जो सीडीपी की क्लासेस हैं टिल एग्जाम्स आपकी चलती रहेंगी, पीवाईक्यूज करते रहेंगे हम लोग, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर सकें। इसके लिए आपको मेरे चैनल से कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।